हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं सूरज कुमार। आज हम लोग जो आपका क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है 3 तारीख को, उसके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मिक्स कर यानी कि एमसीक्यू और आपका सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, या किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। हमेशा याद रखना आपका 2 होता है, तो 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर एक वृत्त है, जैसे देखो ये वृत्त है, इस पर एक बिंदु यहाँ पे, यहाँ से 2 ही स्पर्श रेखा यहाँ से गुजर सकती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक आकृति दिया गया है जिसमें से आपको ये वाला एंगल 35 डिग्री दे दिया गया है, आपको ये वाला एंगल पूछा है, यानी कि AOP पूछा है। बहुत सिंपल है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस ट्रायंगल का लॉ लगाओ कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो ये पता होगा आपको कि ये एक स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है ये वाला। ठीक है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा का बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 35 डिग्री हो गया, यानी कि ये 125 डिग्री का एंगल हो गया दोनों मिलाकर। तो ये कितना हुआ, जाहिर सी बात है तीनों मिलाकर 180 डिग्री होता है, तो ये आपका 55 डिग्री होगा। तभी ना ये 55 डिग्री और ये 125 डिग्री मिलकर आपका 180 डिग्री होगा, यानी कि 55 डिग्री आपका 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अभाज्य गुणनखंड करना है आपको, किसका करना है आपके पास, 55 आपके पास 5005 का। तो ये मैंने यहाँ पे 5005 लिख दिया। चलो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये आपका सबसे पहले तो 5 से जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1001। अब ये देखा जाए तो आपका 7 से चला जाएगा, 7 1 के 7, 3 बचा, यानी कि 7 चौका 28 और हो जाएगा 7 3 21 143 आ गया। अब बाबू जो 143 है 11 से कट जाएगा, 11 के 11 तो 11 3 33, तो लो आ गया आपके पास 5 7 11 13। कहाँ दिख रहा है आपके पास, 5 गुने 7 गुने 11 गुना 13, आपका 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन ऐसा भी आता है, आपको इस प्रकार से लिख देगा और बोलेगा कि ये किसका अभाज्य गुणनखंड है, तो इसको सबको आपस में गुना कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का आरेख प्रतिच्छेदी रेखा है तब उनके हल होंगे। तो देखो, उनका हल हमेशा एक होगा। कभी भी 2 लाइन अगर आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, जाहिर सी बात है वो एक ही बिंदु होगा और वही उसका हल होगा। तो फिलहाल इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। अगर कोई 2 समीकरण निकाय, देख लो इस प्रकार से 2 समीकरण है, इसका अनंत हल कब होगा, जाहिर सी बात है जब आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तीनों आपस में बराबर हो, तब वो अनंत हल होता है। ठीक है, क्योंकि वो आपस में संपाती हो जाता है, यानी कि एक ही लाइन पर दूसरा लाइन चढ़ जाता है, इसी कारण से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पे दिया हुआ, इसका हल है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इसको सॉल्यूशन करके देखने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली ऑप्शन को पुट करो। इसमें आपको x और y का वैल्यू दिया हुआ है, तो बस x और y का वैल्यू डाल के देखो, अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है यानी कि आपका सही है। जैसे मैं 3 नंबर का पुट कर रहा हूँ क्योंकि 3 नंबर का सही है, तो x का वैल्यू 2 रखो और y का वैल्यू 3 रखो। तो जैसे इसमें x का वैल्यू 2 रखोगे तो जगह ये 2 दूना 4, क्योंकि यहाँ पे x है, और x गुना 2 2 दूना 4 हो गया, और प्लस का 1 5 आ गया। देखो ये 5 के बराबर है कि नहीं है, यानी सेटिस्फाइड हो रहा है। उसी प्रकार से इसको भी चेक करो, दोनों इक्वेशन को चेक करना है, एक को खाली चेक करने से नहीं होगा। यहाँ x का वैल्यू 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया आपके पास। यहाँ 1 रखना है, यानी कि प्लस का 2, देख लो ये 8 आ रहा है, यानी कि इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि यही 3 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो देखो, प्रथम 1000 धन पूर्णांक, यानी कि 1 2 3 4 इस प्रकार से 1000 तक आपको जाना है और इनका योग ज्ञात करना है। तो ये तो जाहिर हो गया कि 1000 जो है ये आपका अंतिम पद है, यानी कि an आपको दिया हुआ है, या फिर आप लोग l इसको मान लो, जो मानना है। ठीक है, पहला पद तो 1 होगा, सबको पता है। सारांतर देखा जाए तो इनके बीच का अंतर d है, जो कि 1 है, सबको पता है। पर हमें देखो, जब अंतिम पद ज्ञात हो तब हमें डायरेक्टली Sn का जो फॉर्मूला होता है हम छोटा वाला लगाते, याद करो मैंने कल कराया था, Sn = n/2 इंटू a प्लस का या तो फिर an रहेगा या तो l रहेगा, चाहे an बोलो चाहे l बोलो, बात बराबर ही है, अंतिम पद को इंडिकेट करता है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो बस इस al के जगह पे रख दो 1000, a के जगह पे 1 पुट कर दो, और n तो यहाँ पे 1000 है, क्योंकि टोटल प्रथम 1000 धन पूर्णांक बोला नहीं, यानी कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे टोटल 1000 है, तो यहाँ बस n/2 हो जाएगा। तो ये जब n/2 करोगे, 1000 को 2 से भागा दोगे तो 500 हो गया, और ये आपके पास 1000 और 1 हो गया 1001। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो 500 आएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, 2020 में आया प्रश्न था। यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है, ठीक है, जिसका आपको एपी दिया नहीं है, इसे एक्चुअली का एपी का आपके पास पहला पद यानी कि आपको 7 दे दिया गया है, यानी एपी 7 से स्टार्ट हुआ है।
13वां पद दे दिया गया है और आपको डी पूछा और S13 पूछा है। देखो सबसे पहली बात तो आपको डी और S13 चाहिए, और S13 निकालने के लिए आपके पास देखा जाए तो दो रास्ते हैं, या तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगा लो, एस एन बराबर में n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू डी लगा लो। वहां आपको वो वाला निकालने के लिए आपको n का भी वैल्यू चाहिए होगा, जो कि सही बात है, n यहाँ पे 13 है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। आपको लास्ट उसके लिए आपको d भी चाहिए होगा, और चूंकि यहाँ पे d नहीं है तो फिर पहले हमको d निकालना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप लोग एस एन जो है वो डायरेक्टली निकाल सकते हो, किससे, एक फॉर्मूला लगाकर n/2 इंटू का a प्लस का a n वाला फॉर्मूला लगाकर। तो सर यहाँ अंतिम पद तो दिया नहीं, कैसे नहीं दिया हुआ, देख लो आपको S13 निकालने को बोला है, 13वां नंबर का आपको 13 नंबर तक का आपको योग निकालने को बोला, और यहाँ पे A13 दिया हुआ है, यानी कि 13वां नंबर का पद भी दिया हुआ है जो कि 35 है, यानी कि आपके पास अंतिम पद है, छोटा वाला फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो। खैर चलिए पहले डी निकालते हैं। तो देखो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके पास ए दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है, ठीक है। तो A13 का मतलब होता है a प्लस का 12d, मैंने कल बताया हुआ है, तो ये 35 के बराबर हो गया, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे a का वैल्यू तो 7 है, तो मैंने 7 रख दिया, 7 प्लस का 12d बराबर में 35 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली देखोगे कि d का वैल्यू 7/3 आ गया। अब जब d का वैल्यू 7/3 आ गया है तो हमारे पास d निकल गया। अब हम लोग एस एन निकालते हैं, तो एस एन डायरेक्टली छोटा वाला फॉर्मूला से निकल जाए, क्योंकि अंतिम पद हमें पता है और a भी पता है और n भी पता है। n तो हमें 13 दिया हुआ है, क्योंकि 13वें नंबर का पद तक का आपको योग निकालना है, तो n तो 13 हुआ, ठीक है। और प्लस का ये एक जगह पे 7 हो गया, और l तो अभी हमारा दिया हुआ है अंतिम पद जो कि 35 है। बस इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो देखो 7 और 35 ये आपका 42 हो गया, ठीक है, और ये 13/2 हो गया। इस 42 को अगर 2 से काटोगे तो 21 आएगा, 21 गुना 13 आएगा आपके पास 273। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखो सिद्ध करना है कि आपके पास 6 प्लस का √2 एक अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का प्रश्न आता है, ठीक है, या तो √2 सिद्ध करने को देगा, या फिर इस प्रकार से कोई √2 और कोई संख्या पिछुआ में लटका कर या आगे में लटका कर, दाएं बाएं कहीं लटका कर, जोड़ घटा गुना भागा में आपको दे देगा, सिद्ध करने को बोलेगा कि बताइए अपरिमेय संख्या। बाकी इसको मैंने सिद्ध करना बहुत डिटेल में बताया हुआ है, किस प्रकार से कोई अगर मान लो √2 √3 रहे तो उसको कैसे सिद्ध करोगे, और इस प्रकार से अगर किस प्रकार से अगर संख्या रहा है जैसे कि 6 प्लस √2 या √2/3, या फिर आपके पास आगे आपके पास 2 इंटू √2, इस प्रकार की संख्या कैसे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं, ये भी मैंने पिछले शायद कुछ लग रहा है 1-1.5 महीना हुआ होगा, मैंने पहले बताया हुआ, तो जाके देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। तो देख लो आपके पास 6 प्लस का √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो सबसे पहले इसको आप लोग एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो आपको पहले परिमेय मानना पड़ेगा। तो परिमेय जैसे मानोगे जाहिर सी बात है इसको आप लोग P/Q के रूप में लिख सकते हो। P/Q बोलो चाहे A/B बोलो, बात बराबर है, कोई जरूरी नहीं कि P/Q ही आप लोग लिखो सो, ठीक है। तो यहाँ पे A/B लिखा हुआ है, बस हर जो है यानी जो B है वो 0 नहीं होना चाहिए, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और A और B क्या सहभाजी, सब मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ, अभी मैं पार कर रहा हूँ, बाकी वाला जाकर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने लगभग सब खत्म कर दिया, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और तब मुझे सिलेबस का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने कुछ कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस का भी करा दिया था, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चाहो तो वाला ट्रिग्नोमेट्री भी पूरा कर सकते हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को करने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, और बाकी मैंने पूरा टाइम लेकर बताया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो वो देख सकते हो, अभी आपके पास देखा है तो भी ठीक ठाक समय आप लोग ट्रिग्नोमेट्री नंबर ला सकते हो। बाकी अगर आप लोगों ने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी आप लोग किसी तरह से करो, ठीक है। बाकी जो पूरा साल पढ़ा है उसके लिए तो भाई मुझे कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि जो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास ये 6 प्लस का √2 होगा, ये A/B के बराबर होगा, जहाँ A और B सहभाज्य है और जो B है वो ≠ 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू, देखो कुछ नहीं करना है, इस जो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, इस 6 को इधर भेज देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे क्या हुआ है, A/B -6 बराबर में √2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, ये जो चीज है ये टोटल परिमेय संख्या है कि नहीं, किसी भी A/B देख लो यहाँ A और B जो ये सहभाज्य है, और कभी भी दो संख्या अगर सहभाज्य है तो वो परिमेय संख्या होता है, ठीक है, और वो बटे में है तो, और साथ साथ B = 0, ये तो परिमेय संख्या, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें आप लोग एक परिमेय संख्या को घटा रहे हो, 6 को घटा रहे हो, तो ये टोटल परिमेय संख्या ही रहेगा ना, तो ये वाला तो परिमेय संख्या कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब ये परिमेय संख्या हो जाएगा और ये √2 के बराबर है, यानी कि √2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो A/B -6 बराबर में एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु ये विरोधाभास है, क्योंकि हमको पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए ये जो हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा 6 प्लस का √2। तो इस प्रकार से सिद्ध किया जाता है।
ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता ही आता है। बाकी आप लोग का सिलेबस में है कि नहीं मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैंने देखा हुआ था आपका था ये वाला, पर कमेंट करके बताइएगा। अगर होगा तो ठीक बात है, नहीं होगा तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, देखो आपको या तो इस प्रकार से दो समीकरण देगा, या यही प्रश्न है जिसको आप लोग को ऐसे करके भी दे सकता है या ऐसे करके भी दे सकता है। सेम ही प्रश्न है, बस अलग अलग रूप है। ठीक है, और ये प्रश्न देख सकते हो कितना बार आ चुका है। सो बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ये सिलेबस में है तो कर लेना आएगा। ठीक है, चलो इसी टाइप का प्रश्न आएगा। ठीक है, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता कि सेम यही प्रश्न आएगा, पर इस टाइप का प्रश्न आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है बाबू। इसमें क्या होता है कि डाटा चेंज होता है पर क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है। ठीक है, तो देखो चलो हम लोग क्या करते हैं, इस पहले वाला जो दिया हुआ है इसको पकड़ कर बनाते हैं। तो पहले वाला हम देखो दिया हुआ है आपके पास, एक ये समीकरण दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 को उधर भेज देंगे, यानी कि आपके पास हो जाएगा 2x + y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, बस ये जो आपके पास ये वाला है, ये कांस्टेंट वाला टर्म को उधर भेज देना होता है। ठीक है, चलिए अब देखो समीकरण एक का हम लोग यहाँ पे जो आपके पास समीकरण एक है, जिसको हम लोगों ने इसको समीकरण एक माना हुआ है, इसको समीकरण 2 माना हुआ है। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस 2x को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, देख सकते हो y इज इक्वल टू 6 - 2x। अब देखो इसको जिस प्रकार से हम लोगों ने y को निकाला, उसी प्रकार से इस जो समीकरण नंबर 2 है आपके पास, यहाँ पे देख सकते हो, इससे भी क्या करेंगे, y को निकाल लेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। देख पर गौर से देखना, ये y माइनस में। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस y को इधर भेज देता हूँ और 2 को इधर ले आता हूँ। तो क्या हो जाएगा, प्लस का y बन जाएगा और ये -2 हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो आपके पास y इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2x - 2। तो माइनस प्लस का ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पे देखो इस प्रकार से दो चार्ट बनाने हैं, एक पहले समीकरण के लिए और ये दूसरा, ये दूसरे समीकरण के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखा जाए x लिखना है, एक y लिखना है। x का आपको कुछ भी वैल्यू रखना है, छोटा छोटा वैल्यू रखने का ट्राई करना, जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, इस प्रकार से वैल्यू रखिएगा। ठीक है, तो 1 जब रखोगे तो क्या होगा बताओ, y का वैल्यू बताओ। तो अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे अगर 1 रखते तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 हो जाएगा। 2 में अगर 6 गया तो आपके पास 4 आ जाएगा, y का वैल्यू 4 निकल गया। उसी प्रकार से x का वैल्यू 2 रखोगे तो ये y का वैल्यू भी 2 आएगा। x का वैल्यू 3 रखोगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी आपको वैल्यू रखना है, x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना है। अब आपको क्या करना है, देखो आपको कोऑर्डिनेट मिल गया है, ये पहला वाला आपका एक्स वाई नहीं मिल गया, दूसरा वाला फिर एक्स वाई, तीसरा वाला एटलीस्ट आपको 3 पॉइंट निकालने हैं। 2 तो 3 नहीं निकालोगे तो 2 तो आपको निकालना ही निकालना है। ठीक है, 3 निकालोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उससे क्या होगा, आप लोग का क्वेश्चन गलत होने का चांस कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत होगा तो वो रेखा बनेगा ही नहीं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक 1,4, यानी कि आपको पता है कि कभी भी किस प्रकार से कोऑर्डिनेट में जब हम लोग लिखते हैं तब पहले x, y में लिखते हैं। x का वैल्यू 1 लेना है और y का वैल्यू 4 लेना है। तो देख लो 1,4 आपको कहाँ दिख रहा है, देख लो यहाँ पे आपके पास दिख रहा है। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, देखो उसी प्रकार से आपको क्या करना है, ये 2,2 लेना जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और एक आपको 3,0 जो कि यहाँ दिख रहा है। अब इन तीनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचना है, और ये जो लाइन बना आपका, ये जो लाइन बना ये आपका ये वाला समीकरण का लाइन बना। कौन वाला समीकरण, समीकरण 1 का, यानी कि इसका आपका लाइन बन चुका है। उसी प्रकार से इस समीकरण का हम लोग क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे, फिर लाइन खींचेंगे। तो बस इस पॉइंट को इंडिकेट करते जाएंगे। पहले क्या होगा आपके पास 1,0 आप लोग को यहाँ दिख रहा है, फिर 0,-2 आपको यहाँ दिख रहा है, और 2,2 यहाँ दिख रहा है, यानी कि देख सकते हो ये यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो ये लाइन आपका हो गया समीकरण 2 वाला, और ये हो गया समीकरण 1 वाला। देख सकते हो ये दोनों लाइन यहाँ पे कट रहा है, इस 2,2 बिंदु पर कट रहा है। तो बस यही आंसर हो जाएगा। 2,2 बिंदु पर चूंकि ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो 2,2 हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। और पहला वाला x होता है और बाद वाला y होता है, यानी कि x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू भी 2 आ गया। अब ये x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 पुट करके देखोगे तो देखना इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर जाएगा, और सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी आप लोगों ने सही बनाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई दो त्रिभुज है, ठीक है, और आपके पास इसकी भुजाओं का अनुपात आपको दिया हुआ है। तो आपको एरिया का अनुपात पूछा है, सीधा सीधी बात याद रखना। भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, जो कितना दिया हुआ है 3:5, यानी कि इसको हम लोग 3/5 लिख सकते हैं। और कभी भी आपको एरिया का अनुपात पूछे तो बस इसका स्क्वायर कर देना दोनों का। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यानी कि 9/25, यानी कि इसको लिख सकते हैं 9:25। सही आंसर हो गया 4 नंबर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक आकृति दिया हुआ है, इस आकृति को आपको देखकर बेसिकली आपके पास आपके पास EB, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपके पास। यहाँ EB के जगह पे EC लिखना था यहाँ पे, तो EC का मान निकालना है। तो याद रखना एक प्रमेय है, इसका जो अनुपात होगा, इधर वाला जो भुजा का जो अनुपात होगा, यानी कि देखो आपके पास 1/2 करोगे, ये आपका हमेशा ये और इसके बराबर होगा, यानी कि
AE बटा EC के बराबर होगा, यानी कि 1.5 बटा में EC के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दोगे तो EC बराबर में क्या हो जाएगा, ये 1.5 गुना 2 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, 1.5 दूना 3 होता है, यानी कि EC का वैल्यू 3 निकल जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई एक बिंदु है बेसिकली Q, जिसका आपके पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,1। ये जो बिंदु है ये P कोऑर्डिनेट को और R कोऑर्डिनेट के समदूरस्थ है, यानी कि मान लो यहाँ कहीं P और यहाँ पे कहीं R है, तो इन दोनों के बीच में ये Q स्थित है, ठीक है। यहाँ पे P है और यहाँ R है, तो बीच में स्थित है। तो आपको ये वाला x का मान निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, बहुत ईजी है। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करना है, देख लो, चूंकि पता है कि ये जो चूंकि पता है आपको कि ये जो आपके पास P और Q है, P और R है, इसके बीच में Q है, यानी कि जो PQ का दूरी होगा वो QR के बराबर होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा है, PQ बराबर में QR। अब इन दोनों का आपको क्या करना है, वर्ग ले लेना है। और आपको पता है कि जो PQ जो है, ये जो PQ है, जैसे कि यहाँ पे मैं फिर से एक रेखा बनाता हूँ, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, बीच में P है, यहाँ पे R है और यहाँ पे Q है। तो इनके बीच का दूरी के लिए हम लोग दूरी फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। वही रूट अंडर में आपके पास x माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और आपके पास प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, ये चीज़ पता है आपको। तो वही वाला फॉर्मूला इसके लिए लगाएंगे और इसके लिए भी लगाएंगे। चूंकि देख सकते हो यहाँ पे कि PQ का जो फॉर्मूला बनेगा वो रूट अंडर में वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर जो भी है आपके पास फॉर्मूला, प्लस का y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली वहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे होल स्क्वायर होता है, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली देख लो, यहाँ पे PQ का आपका तो ये दूरी हो गया, लेकिन PQ का स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कट जाता है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट कर यहाँ पे रखा गया है। देख लो ये x2 और x1 का वैल्यू देख सकते हो, ये आपका x2 और ये x1 का वैल्यू है, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग चाहो तो x1 x2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर है तो नेगेटिव आएगा नहीं। तो यहाँ पे बस वही वैल्यू पुट किया गया और यहाँ पर भी वही वैल्यू पुट किया गया, किसका, ये PQ का वैल्यू पुट किया गया, रूट को हटा दिया गया क्योंकि यहाँ पे PQ का होल स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कट जाता है आपस में, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो देखोगे कि आप लोग के यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो x का वैल्यू जो आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपके पास 16 आ जाएगा। अरे एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 का मतलब होता है x बराबर में रूट का 16, और रूट का 16 आने का मतलब ये है कि इसका जो रूट बाहर होगा वो 4 आएगा, और 4 प्लस का और माइनस का दोनों का आएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा +4 और -4 दोनों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते थे, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू आप लोग जो चाहो वो रख सकते हो, +4 या -4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बीच की दूरी याद करना है, अगेन वही दूरी देख सो तो बहुत बड़ा आया प्रश्न है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे आप लोग का x1 y1 y2 x2 y2 हो गया, वही फॉर्मूला देख लो, दूरी सूत्र है, बस वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर 2√2 आया है, बस और कुछ नहीं था यहाँ पे। तो प्रश्न आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ प्रश्न, देख सकते हो। लेकिन सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यानी कि अगर कोई भी वृत्त है, ठीक है, अगर इस प्रकार से वृत्त है, उसके बाहरी बिंदु से अगर जो खींची गई स्पर्श रेखा जाए, इसलिए बातें दो होंगे भी, मैंने ऑब्जेक्टिव भी कराया था इस वीडियो में। तो ये जो है दो स्पर्श रेखा आपस में बराबर होगी लंबाई में, आपको सिद्ध करना है। तो वह चीज लिखा है कि बाह्य बिंदु P से PA, ठीक है, PA और PB जो है वृत्त आपके पास देखा जाए तो C यहाँ पे लिखा हुआ है, पर एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो OR पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। इस पर आपको ध्यान नहीं देना एक्चुअली में, सीधा समझो कि वृत्त ऐसा लिख देना कि आपके पास O केंद्र वाले वृत्त पर, O केंद्र वाले पर स्पर्श रेखा खींची गई है, आप लोग ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो PA है और ये जो PB आपस में बराबर, तो हम लोग रचना क्या करेंगे कि O को A से, O को B से तथा O को P से मिलाएंगे, यानी कि इसको इससे मिलाएंगे। अब मिलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये वाला जो त्रिभुज बना और ये वाला त्रिभुज जो बना, इनको सर्वांगांश से हम सिद्ध कर देंगे, तो ये और ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा और प्रूफ हो जाएगा। तो सर्वांगांश से आराम से सिद्ध होगा कि देख लो, ये जो आपके पास एंगल और ये वाला जो एंगल है यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो वही चीज यहाँ पे देख सकते हो कि एंगल OAP और एंगल OBP बराबर में 90 डिग्री। और साथ ही साथ जो आपके पास देख सकते हो कि जो OP है या फिर OB आपके पास है, यहाँ पे एक्चुअली पता नहीं कहाँ से D लिख दिया, यहाँ पे P होगा, ठीक है। तो ये तो उभयनिष्ठ कॉमन है, तो ये तो ऑब्वियसली बात है, बराबर हो गया। देख लो, एक एंगल मिल गया है और एक आपके पास साइड मिल गया है, और एक साइड मिल गया, देखो कि ये त्रिज्या है,
तो यहाँ से यहाँ तक का भी ये दोनों ही त्रिज्या तो बराबर होता है, यानी कि ये भी आपके पास AO और OB भी आपस में बराबर हो गया। AO और OB भी बराबर, क्योंकि ये क्या वृत्त की त्रिज्या है। तो लो एंगल साइड से आपका देख सकते हो कि आपका ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। इसीलिए आपके पास PA और PB जो हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा सर्वांगसमता से। और ये प्रूफ हो चुका है कि वृत्त के दो किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा जो दो होती है उनकी लंबाई बराबर होती है। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने आपको करा दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसका PDF मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।